हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? बढ़िया, मज़े में। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो पहला वीडियो था, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था हमने। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वो जो वीडियो था वो बहुत अच्छी तरह से अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम आज क्या देखने वाले हैं? तो हम देखने वाले आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जनरली बच्चों हम क्या करते हैं कि ये एक बहुत ही एक नॉर्मल फिनोमिनाज है, जो कि बहुत ही खास फिनोमिना है। अब ये खास क्यों है मैं बताता हूं आपको। देखिएगा, सिंपल है क्योंकि यार एक नॉर्मल एग्जांपल अगर आप देखोगे, जनरली क्या होता है कि मानो आपने क्या करा कि एक पेंसिल ली बच्चों और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है और यहाँ पर इसके अंदर एक वाटर मीडियम है, ठीक है ना। जैसे आपने इसके अंदर पेन डाली या पेंसिल डाली तो आपको क्या दिखता है बच्चों कि आपकी जो पेन है, आपकी जो पेंसिल है वो कहीं ना कहीं तो बेंड हुई है। क्या ऐसे दिखती है? बिल्कुल दिखती है। उसी तरह हमने क्या करा कि एक सिमिलरली एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, उसके अंदर हमने पानी लिया बच्चों, और मैंने इसके अंदर क्या रखा हूं, एक लेमन रखा हूं। तो क्या दिखेगा? क्या मुझे इसकी साइज जो है बड़ी हुई ऐसे दिखेगी, जो कि एपेरेंट साइज हमें कहेंगे? बिल्कुल होगा बच्चों। यहीं पर अगर मैं तीसरा भी एक्सपेरिमेंट अगर आपको कहूं तो क्या कहूं सर, ये हमने क्या रखा बच्चों कि एक वाटर बाथ है या एक वाटर टैंक है, इसके अंदर मैंने क्या करा बच्चों कि एक कॉइन डाला, ठीक है, और यहां से मैं देख रहा हूं, मुझे पता है कि इसके अंदर पानी डाला हुआ है, कॉइन डाला हुआ है, और जैसे जैसे मैं मानूं कि दूर जा रहा हूं या नजदीक आ रहा हूं तो क्या होगा बच्चों कि कहीं ना कहीं इसकी जो साइज है या इसके जो ये जो कॉइन है, हमें लगता है कि यार कहीं ना कहीं तो ऊपर आकर रखा है ना, ऊपर आया हुआ है। क्या हमें कुछ कॉमन एग्जांपल, ये तीन जो एग्जांपल है ना बच्चों, ये तीन एग्जांपल बहुत ही कॉमन जनरली हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। अरे कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पर कौन सा फिनोमेना है बच्चों? इन तीनों के तीनों केस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये फिनोमेना यहाँ पर बच्चों वर्क कर रहा है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो रहा है, अगर आप गौर से यहाँ पर अगर देखिएगा तो पेन तो सीधी है, स्ट्रेट है, पेंसिल तो स्ट्रेट है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका पार्ट जो बेंड हुआ है दिख रहा है ना, बेंड हुआ है। क्या हम इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बेंडिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं? यस। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ बच्चों, क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट रे, दैट इज व्हाट कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ बच्चों, इतना ही कॉमन फिनोमिनाज है, लेकिन देखिएगा आप कितने बेहतरीन कंसेप्ट हमें वो देकर जाता है, और उसका नाम हमने रखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? होता क्या है एक्चुअली? अब ये लाइट बेंड क्यों हो रही है ना। अगर यहां पर आप गौर से देखोगे, ये कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है बच्चों? वाटर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? वाटर मीडियम है। अगर आप यहां से देखोगे तो भाई साहब लाइट कौन से मीडियम से आ रही है? एयर मीडियम से आ रही है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी मानो v1, और जब लाइट इस वाटर मीडियम में चली जाती है तब बच्चों उसकी वेलोसिटी क्या v1 रहती है? नहीं, v2 रहती है। इसका मतलब है कि जब लाइट एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जा रही है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? चेंज हो जाती है। अब वेलोसिटी क्यों चेंज हो जाती है हम बाद में बात करेंगे। तो बेंडिंग ऑफ लाइट का रीजन क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट रे? द कॉज इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, इसकी वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसका नाम इसलिए रखा गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल्स हमने अब तक देखे वो कॉमन एग्जांपल्स है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर हमने बेंडिंग ऑफ लाइट रे को कहा ही कहा है। होता क्या है जनरली बच्चों, मानो कि एक सेपरेशन है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मानो बच्चों कि ये मीडियम 1 है और ये बच्चों मीडियम 2 है, ठीक है। और हमने क्या करा, यहां पर एक नॉर्मल डाला, ये नॉर्मल है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आप सभी को पता है ना यार, ये क्या है? ये इंटरफेस है। बहुत ही बढ़िया। अब ये लाइट हमने क्या करा? इंसिडेंट करा। इस रे को कहा गया क्या? इंसिडेंट रे। अरे वाह 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 वाह, इंसिडेंट रे बच्चों। अब ये डिपेंड करता है अगर लाइट कहां से कहां जा रही है, मीडियम 1 टू मीडियम 2 जा रही है बच्चों, है ना। अब क्या ये लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी? ना, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी नहीं होगी। तो ये क्या करेगी कि दूसरे मीडियम में चली जाएगी। आपने देखा होगा इस एग्जांपल में,
है ना। लाइट क्या हो रही है, अरे दूसरे मीडियम में चली गई सर। ये डिपेंड करता है बच्चों कि ये बेंड अवे हो या टूवर्ड्स हो, हम बताऊंगा उसके बारे में, हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन क्या ये सवाल, क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? यस। तो बच्चों इसको कहा गया रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टेड रे। और बाबू ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओ हो, ये समझ में आया। हमने रिफ्लेक्शन में क्या देखा था? लाइट बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। लेकिन क्या ये लाइट मीडियम 1 में से डाली मीडियम 1 में वापस आई? नहीं। कहां गई? मीडियम 2 में गई। उसे क्या कहोगे? अगर आप देखोगे कि यार लाइट का पाथ तो ये था, लेकिन जैसे वो दूसरे मीडियम में चली जा रही है बच्चों, वो अपना पाथ क्या कर रही है? बदल रही है। क्यों? तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है बच्चों? चेंज हो जा रही है। अबे वेलोसिटी क्यों चेंज हो जाती है, क्यों नहीं, हम उसके बारे में धीरे से बात करेंगे जब हम रूल्स देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कौन से रूल्स फॉलो करता है, तब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया। जैसे बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वैसे ही उसी तरह हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है बच्चों। तो क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों हमारे पास दो लॉज है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है देखिएगा, इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड रे all are lie in the same plane, in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence। हाँ बच्चों ये आपका एक लॉ बना। प्लेन का मतलब मैंने पहले ही कह चुका हूं बच्चों। तो क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल कौन से पॉइंट पर? इंसिडेंस पे ऊपर क्या होते हैं? एक ही प्लेन में आ जा रहे, उसी को कहा गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों सेकंड लॉ क्या कहता है मैं बताऊंगा आपको, देखिएगा जरा धीरे धीरे। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और ये बाबू ये सबसे बेहतरीन है बच्चों। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन मतलब क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैथ में आप पढ़ोगे उसके बारे में, है ना। साइन, कॉस, टैन, इसके बारे में आप पढ़ोगे। इन्हीं तीनों में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। तो क्या करा जाता है कि बच्चों कि ये एंगल और ये एंगल का जब हम रेशियो लेते हैं तो हमेशा वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही तो लॉ कह रहा है बच्चों। तो इसी लॉ को मैं यहां से लिखूंगा बच्चों, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू व्हाट? कांस्टेंट। अरे प्यारे बच्चों इस कांस्टेंट को डिफाइन करा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या करा गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। और प्यारे बच्चों इस लॉ को कहा गया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ क्या ये क्लियर है? अरे बाबू क्या कहा गया? म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। मतलब बच्चों इस एंगल का और इस एंगल का जब रेशियो डिवाइड करा जाता है आंसर क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। और उस कांस्टेंट को स्नेल्स बाबू ने कहा, क्या कहा? अरे भाई ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उन्होंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। हम उसके बारे में बात करेंगे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। टेंशन मत लीजिएगा। आप क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या आपको बातें चीजें, क्या आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सभी? ये बहुत जरूरी है। तो पहला लॉ तो हमें समझ में आया। दूसरा लॉ हमें मैथमेटिकल समझ में रखना है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। इसमें बच्चों ये आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ क्या है? रिफ्रैक्शन है। तो क्या हम इसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे? अरे बिल्कुल कहेंगे। उसी के साथ जो सेकंड लॉ है इसका, उसे क्या कहा गया? स्नेल्स लॉ। क्यों स्नेल? स्नेल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो उन्होंने इस लॉ को बच्चों डिफाइन किया है, इसलिए हम आज उनका स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में वो जाने जाते हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अरे बहुत ही जबरदस्त है बच्चों। मैं बताऊंगा आपको कि रूल्स क्या होते हैं, लेकिन पहले आपको ना ये बातें ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चले हम चलते हैं कहां, किसकी ओर। अब हम देखते हैं बच्चों की क्या रूल्स बनाए गए हैं, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉलोज फॉलोइंग रूल्स, कि वो कुछ रूल्स फॉलो करती है बच्चों। क्या रूल्स फॉलो करती है देख लीजिएगा। अब इससे पहले इसको जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मानो बच्चों मैंने अभी कहा कि यार कि ये दो मीडियम्स है, ठीक है, एक मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम बच्चों मीडियम 2 है, और ये नॉर्मल जो है कि परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस होता है। बच्चों मीडियम 1 माना कि हमने एयर है और मीडियम 2 जो है वो कौन सा मीडियम है, डेंसर है। अब सर बताओ ये एयर क्या होता है? रियरर, मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 बच्चों सपोज ग्लास है, तो इस ग्लास को डेंसर कहा गया और इस एयर को कहा गया बच्चों रियरर मीडियम, है ना, रियरर मीडियम। सर अभी डेंसर और रियरर क्या होता है बच्चों? जब हम दो मीडियम, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तभी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है बच्चों? क्योंकि ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमने बात करी है अभी, वो हम बाद में डील करेंगे उसके बारे में। लेकिन ये जो रूल फॉलो करने वाले हैं ये दो मीडियम्स के बारे में है ना। तो अब अगर एयर मीडियम अगर मैं रेयरर कंसिडर कर रहा हूं और ग्लास मीडियम अगर मैं डेंसर कंसिडर कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हम कि रियरर डेंसर मत माने कि एयर से ग्लास मीडियम क्या है बच्चों, डेंस है ना, डेंस मीडियम है। एयर से ग्लास मीडियम क्या है, डेंस है। एयर से वाटर मीडियम क्या है, डेंस है ना। क्या ये डेंसर मतलब मास बाय वॉल्यूम, वो मास वाली डेंसिटी हम कर रहे हैं ना बच्चों। यहां पर जो भी हम डेंसिटी बात करेंगे वो होगी ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या होगी बच्चों? ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। कौन सी डेंसिटी होगी? ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। यही तो मैं कह रहा हूं। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी तय कौन करता है बच्चों? ये ऑप्टिकल डेंसिटी तय करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी कौन तय करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तय करता है कि भाई साहब किस मीडियम की डेंसिटी कितनी है। ये किसके ऊपर से जाना जाता है? ये 100% जाना जाता है बच्चों उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। क्या ये क्लियर हुआ? तो रियरर और डेंसर, रियरर मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है बच्चों, कम है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ग्लास को क्या कह रहे हैं हम, डेंसर कह रहे हैं, और एयर को क्या कह रहे हैं बच्चों, रियरर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वेरी गुड। ओके, अब हम यहां पर कुछ रूल्स देखेंगे। क्या? फर्स्ट रूल, ओके, व्हेन लाइट ट्रैवल्स, व्हेन लाइट travels from first A case, what, rearer to denser medium, rearer to denser, ठीक है। तो क्या हो रहा है देख लीजिएगा आप, ये ऐसे बच्चों है ना, तो ये कौन सा मीडियम है, रियरर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है, और यू बाबा, ठीक है। तो लाइट हमने इंसिडेंट करी बच्चों, लाइट क्या होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है जब कभी भी लाइट रियरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जा रही है ना बच्चों, तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। कहां पर? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। हमेशा याद में रखिएगा, बेंड्स कहां पर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। क्या याद रखोगे आप ये? बिल्कुल सर, ये फर्स्ट रूल है बच्चों, ये फर्स्ट रूल है लाइट का। अब यहां पर अगर हम यहां पर अगर गौर से अगर आप देखिएगा, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? ना बच्चों, हमेशा याद में रखिएगा कि जब लाइट रियरर टू डेंसर जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपकी लाइट कहां से कहां जा रही हो, रियरर टू डेंसर जा रही हो। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब यहां पर बी केस, लाइट कहां से कहां जा रही है, अब डेंसर टू अगर रियरर जा रही हो, डेंसर टू रियरर जा रही हो, डेंसर टू रियरर जा रही हो, तो लाइट क्या होगी देखिएगा आप देखिएगा, ये क्या है बच्चों, डेंसर है, ये क्या है बच्चों, रियरर है ना। अब लाइट कहां से इंसिडेंट हो रही है, डेंसर से। क्या होगी लाइट, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बच्चों मैंने पहले ही कहा था आपको कि जो एंगल मेजर करा जाता है वो किसके साथ मेजर करा जाता है रे, नॉर्मल के साथ मेजर करा जाता है सर। ये बहुत ही बढ़िया आप कह रहे हो, ठीक है। तो क्या इसमें लगता है आपको कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होंगे, या एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेट होगा, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेट होगा? बच्चों इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज
ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आर जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है, हमेशा ग्रेटर रहेगा। ये कंसेप्ट आपको समझना होगा। और तीसरी बात, अगर मैं तीसरा रूल भी अगर मैं कह दूं आपको, मानो ये बी था, अब जो तीसरा है बच्चों, तीसरा कि आपने क्या करा कि लाइट को सिंपली नॉर्मल के हिसाब से अगर आपने इंसिडेंट करा, ये आपका नॉर्मल है बच्चों, ठीक है। हमने क्या करा कि एक मीडियम है, दो मीडियम्स हैं जिसको कि सेपरेट करे गए, ये नॉर्मल है। अलोंग द नॉर्मल अगर आपने लाइट इंसिडेंट की तो लाइट क्या होगी, विदाउट डेविएशन ट्रैवल करेगी बच्चों, है ना। ये मानो कि आपका कौन सा है, रियरर मीडियम है या एयर मीडियम है बच्चों, और ये डेंसर मीडियम है। क्लियर है। तो ये ऑप्टिकल लाइट हमने इंसिडेंट करी नॉर्मल के, अलोंग द नॉर्मल अगर आपने लाइट इंसिडेंट की, चाहे वो रेयरर से डेंसर हो, चाहे वो डेंसर से रेयरर हो, वो क्या डेविएट होकर पाथ करेगी ना, वो अनडेविएट होकर पाथ करेगी बच्चों, कोई भी वहां पर डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट है। क्या ये क्लियर है बच्चों। तो क्या मैं यहां पर करूं कि बेंड्स हाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे बाबू रे, ये तो बहुत ही खतरनाक है सर, क्या बात है, समझ में आया। तो बच्चों ये रूल्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, किसके बारे में, इसके लिए जानने के लिए, ठीक है बच्चों। अब हम सवाल करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू rectangular glass lab ये एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है बच्चों, क्या आप समझ में आ रहा है। अभी जो भी हमने रूल्स देखे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या रूल्स ओबे करता है ना, उसका एक बेहतरीन कंसेप्ट है। अगर मानो आपने, अगर आपके लैबोरेटरी में अगर कहीं देखोगे एक रेक्टेंगुलर ग्लास लैब होता है, उसको दे दो, ले लो रे, ले लो रे, ले लो, और उसको लेकर आपने बच्चों अगर मानकर चलो कि इस अक्षरों के ऊपर रखा, जब आप इसके ऊपर रखोगे ना बच्चों, आपको लगता है कि यार ये जो अक्षर है, ये आपको लगता है कि इनकी साइज बड़ी हो गई है, लगेगा क्यों, ये रिफ्रैक्शन है ना। तो इसके लिए बच्चों हम क्या कर रहे बताएं कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले रहे, ठीक है। ये कौन सा मीडियम है, एयर है बच्चों, ये कौन सा मीडियम है, ग्लास है ना। तो यहां पर दो इंटरफेस बन रहे हैं आपके, एक मानो कि ये आपके ग्लास स्लैब की क्या है बच्चों, थिकनेस है टी, ग्लास स्लैब की थिकनेस होती है, ठीक है। और ये दो इंटरफेस बन रहे हैं, एक बन रहा है एयर टू ग्लास और दूसरा बन रहा है ग्लास टू एयर। क्या आप रेडी हो इसके लिए, बिल्कुल से रेडी है। तो बच्चों हमने क्या करा, लाइट इंसिडेंट करा, क्या होगा, इसका नाम क्या है, क्या नाम है तेरा, इंसिडेंट रे, है या नहीं है, है। अब नॉर्मल डालेंगे, कुछ 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 कुछ, क्या नॉर्मल है, एन डैश, ठीक है। अब ये क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने क्या कहा था कि जब लाइट रेयरर से अगर डेंसर में जा रही है तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ या ना, हाँ सर जी। तो ये हमारा लाइट रिफ्रैक्ट हुई बच्चों, कहां पर लाइट बेंड होती है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, ये बेंड हुई और ऐसे चल रही है, चलते चलते तो थोड़ा सा, अरे ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये से, ठीक है बच्चों, क्या ये क्लियर है। तो ये आपका जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो भी आपका एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बच्चों कौन सी रे हुई पता है आपको, ये हुई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे। क्या ये क्लियर है, हाँ या ना बोलो, बिल्कुल क्लियर है बच्चों, यस। एयर टू ग्लास, रियरर टू डेंसर। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पर अगर ये नॉर्मल डाला, ये नॉर्मल है राइट, क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा या अलग होगा, है ना। अगर ये इंसिडेंट रे बच्चों, मैंने इसकी लाइट ऐसे डॉटेड लाइन आगे लेकर चला गया ऐसे झुक 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 झुक, है ना, ये ऐसे 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 मैंने डॉटेड लाइन डाल दी, ये रिफ्रैक्टेड रे, ग्लास के अंदर से लाइट जा रही है ना। क्या ये और ये लाइट सही होगी, मतलब कि हमने देखा था बहुत बार, ये ऐसे, ये एंगल और ये एंगल क्या सेम होगा, यही तो है ना, 9th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, मैथ में। ये आपकी इंसिडेंट रे बच्चों। अब मुझे बताओ, जब यहां से लाइट, अब डेंसर से जब लाइट, मतलब ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बना, ये इंसिडेंट रे भले ही रिफ्रैक्टेड हो,
लेकिन ये एंगल तो ये एंगल कितना है, सेम ही है ना राजा, इसके हिसाब से। ठीक है, अब लाइट क्या होगी बच्चों, अब लाइट क्या होगी, क्या ये लाइट सिंपली बाहर आने की कोशिश करेगी? अब क्या ये लाइट बाहर आने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, और बाहर आएगी, ये तो डेंसर है ना, जब डेंसर से अगर रियरर में आ रही है तो लाइट क्या होगी, अवे होती है या टुवर्ड्स होती है, अवे होती है, और ये लाइट ऐसे ट्रैवल करेगी। क्या ये करेगी? यस। क्या ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई? यस। और ये लाइट कौन सी बच्चों, बाहर आ रही है ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है एमर्जेंट रेज। और ये एंगल बनता है बच्चों एमर्जेंट एंगल। कौन सा एंगल बनता है? एमर्जेंट एंगल बना। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? हाँ, यस। तो ये एमर्जेंट रे बनी। मतलब अगर आप देखोगे बच्चों, ये इंसिडेंट लाइट तो ऐसे सीधा जा रही है, लेकिन जब हमने ग्लास मीडियम इसके अंदर इस लाइट के पार्ट में रखा तो लाइट बेंड होगी, रिफ्रैक्शन होगी और सीधा ट्रेवल करेगी, लेकिन फिर से लाइट उस ग्लास स्लैब से बाहर आने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही बाहर आने की कोशिश करेगी वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी करेगी बच्चों, और लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करेगी। जब हमने देखा, हमने क्या करा, हमने देखा, क्या देखा कि भाई साहब ये तो आपकी इंसिडेंट रे है, ये जो डॉटेड लाइन है ये इंसिडेंट राइट को हमने देखा, तो यार ये एमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे की जो डॉटेड लाइन है यार, ये तो पैरेलल चल रही है। ये क्या चल रही है? पैरेलल चल रही है। इसका मतलब है कि हमें तो डेविएशन मिला, लेकिन उसके साथ साथ इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे में हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है। हाँ बच्चों, जब हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो कि यल कहो, इसे कहा गया बच्चों लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है? लैटरल, हाँ, डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट भी कहा जाता है। ओके, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे इज कॉल्ड द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों इतना डिस्प्लेसमेंट मिला हमें, किसमें? इंसिडेंट रे में और एमर्जेंट रे में। तो क्या हमें ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सही में हो रहा है? हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सोचना पड़ेगा बच्चों। ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? देखो, आपने एंगल बढ़ाया, मानो आपने क्या करा, एंगल बढ़ाया, ऐसे जिप 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 एंगल बढ़ाया, क्या ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट में बढ़ेगा? यस। तो मानो फर्स्ट आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया बच्चों, इसी के साथ लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और मैंने दूसरी बात कही थी आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो स्नेल्स लॉ में पढ़ा हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी डिफाइन करता है। क्या ये हो सकता है कि अगर मैंने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा? यस। तो जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी छुई से बढ़ेगा। कैसे? छुई से बढ़ेगा, अरे छुई से बढ़ेगा। तीसरी बात बच्चों सुनिएगा गौर से, अगर मैंने थिकनेस बढ़ाई बच्चों, ऐसे जुब 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 थिकनेस बढ़ाई, क्या ये बढ़ेगा? यस सर। थिकनेस बढ़ाई, क्या होगा? लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। वही 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 वही, समझा? क्लियर। और एक बात बता देता हूं बच्चों कि अगर आपने वेवलेंथ को बढ़ाया, किसको? वेवलेंथ को बढ़ाया, लैम्बडा वेवलेंथ को बढ़ाया, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चों कम हो जाता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ रहती है बच्चों। अभी वेवलेंथ क्या है सर, है ना? वेवलेंथ क्या है बच्चों? साइज के ऊपर डिपेंड करती है हर एक पार्टिकल की, है ना। लेकिन आप लाइट जो इंसिडेंट कर रहे हो वो कौन सी लाइट है? मोनोक्रोमैटिक लाइट है। कौन सी लाइट है? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमे मीन्स कलर। तो सिंगल कलर वाली लाइट आप डाल रहे हो, मतलब कि लेजर लाइट जब आप डाल रहे हो, ठीक है। लेजर लाइट सिंगल कलर की होती है। और अगर आपने व्हाइट लाइट डाली, तो व्हाइट लाइट अगर आपने डाली बच्चों, ये व्हाइट लाइट है ना, तो व्हाइट लाइट तो 7 कलर की होती है, मेड अप ऑफ 7 कलर। फिर
तो कौन से कलर का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, है ना। अगर ये विबग्योर, ये आर लाइट कलर 7 से बनती है ना, ये वॉयलेट और ये रेड। बच्चों रेड का वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा। अगर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। मतलब रेड लाइट, अगर व्हाइट लाइट डालने के बाद रेड लाइट में डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत कम मिलेगा। सबसे ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस में मिलेगा, वॉयलेट लाइट में मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है। क्या ये क्लियर है बच्चों, हाँ या ना बोलिएगा, ये क्लियर है कि नहीं, हाँ सर जी। तो बच्चों यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इंडेक्स। अब हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल है, टेंशन मत लीजिएगा, बस सुनिएगा जरूर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, मैंने कहा आपको कि यार ये नॉर्मल है, ये दो मीडियम है। लाइट ईयर से ग्लास में जा रही है बच्चों, तो क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है ना, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, वेरी गुड। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब बच्चों इस ईयर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मानो इस ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 पकड़ा और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 पकड़ा। चलो, क्योंकि दो मीडियम है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बने कि नहीं बने, बिल्कुल बने सर। बच्चों अब यार मुझे इतना बताओ कि अगर ईयर मीडियम में अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है तो ग्लास मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, v2 है। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आपको कि लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो रहा है। जब वो एयर मीडियम में से ग्लास मीडियम में जा रही है, क्या उसकी पाथ चेंज हो रही है, क्या वो डेविएट हो रही है अपने डायरेक्शन से, बिल्कुल हो रही है। तब बच्चों ये जब ये डेविएशन हो रहा है, क्यों हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। क्यों हो रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रहा है, इतना याद में रखिएगा आप, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है कि आपका मीडियम कितना ऑप्टिकल डेंस है ये डिसाइड करता है बच्चों, है ना। अब ये डिपेंड करता, मैं पहले कह रहा था कि जब लाइट एयर में से ग्लास में जा रही है तो कौन सा मीडियम डेंसर है, ग्लास। इसका मतलब कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एयर से ज्यादा होगा। बिल्कुल सही समझ रहे आप, बिल्कुल सही समझ रहे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, क्या ग्लास की होगी या एयर की होगी, तो ग्लास की होगी, तो ग्लास की होगी। इसका मतलब कि यार हमें तो पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट हो रहा है। अगर लाइट आपकी एयर मीडियम में से ग्लास मीडियम में जा रही है, एयर की वेलोसिटी v1 है, ग्लास की मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2 है, इसका मतलब क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, यस, तो मैं कहूंगा बच्चों इट मेजर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। बच्चों ये बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, ये मेजर करेगा आपका। जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये क्या करता है कि कितना चेंज हुआ, ये डिसाइड करता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, ज्यादा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो कम लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, कम लाइट बेंड होगी बच्चों। यही तो फिनोमिना है, यही तो ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी को मास के डेंसिटी के साथ कृपया करके कंपेयर ना करें। किसके साथ कंपेयर करोगे आप, इसके साथ कंपेयर करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो बच्चों इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पहले पार्ट में हम क्या देखेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। क्या देखेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि एक मीडियम के साथ दूसरे मीडियम को कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट किया जाता है। जनरली बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो सिंबल से डिनोट किया जाता है, म्यू से भी, एन से भी। तो आप कोई भी चूज कर रहे हो, मैं यहां पर म्यू ले लेता हूं, आप एन भी ले सकते हो। अभी एक मीडियम के साथ दूसरे मीडियम का मतलब, सर जरा गौर से अच्छी तरह से कहिएगा ना सर कि क्या कंसेप्ट है। बच्चों मानो कि ये इंटरफेस है और ये जो मीडियम है, ये मीडियम मानो कि बच्चों आपका क्या है कि ग्लास मीडियम है, ठीक है। ये पूरा जो मीडियम होगा ये ग्लास मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इंडेक्स μ2 है बच्चों, और ये ऊपर का यहाँ का जो भी मीडियम होगा, ये एयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राजा μ1 है। चलो ये मीडियम 1 होगा और ये मीडियम 2 होगा। अब लाइट मानो कि ये 1 से आ रही है, नॉर्मल है, ये 2 में जा रही है लाइट, इसकी वेलोसिटी होगी बच्चों v1 और इसकी वेलोसिटी होगी v2। तो क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2? बिल्कुल कहूंगा सर जी। मैं एयर और ग्लास के बारे में बताऊंगा, बस मैं कंसीडर कर रहा हूं ये 1 और 2 मीडियम, ताकि और आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो बच्चों ये क्या होगा? क्या हम इसको ऐसे डिफाइन करें μ21? हाँ, इसको ऐसे रीड करा जाता है बच्चों, μ21। इसको कैसे रीड करा जाता है? μ21 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1। याद कैसे में रखोगे? 2 से लेकर 1 μ100। क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं आप किसको, कि आप इसको लिखोगे बच्चों क्या, μ21 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये 1, ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट कौन से मीडियम में? मीडियम 2। तो हमें पता है कि μ21 इज इक्वल टू क्या होगा? v1 बाई v2 होगा। ये तो बहुत ही आसान हो गया सर, हुआ कि नहीं हुआ? अरे यही तो मैं कहना चाहता हूं राजा, यही तो कहना चाहता हूं। सिमिलरली अगर मैं बच्चों दूसरा अगर यहां पर लिख दूं क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो लिखा कैसे जाएगा? μ12 लिखा जाएगा। क्या ये v2 बाई v1 होगा? अरे यस सर, हमें क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना? तो मतलब लाइट कहां से कहां जा रही है? अब आप कहां से, कि इसका मीडियम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसके साथ मेजर कर रहे हो, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस मीडियम के साथ आप रिलेट कर रहे हो बच्चों। यही तो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना, है ना? तो इसको आप कैसे लिखा जाता है? मैं पहले कह रहा था, इसको μ21 या 2μ1, क्लियर है? 1 to 2, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 to 2, है ना? v2 बाई v1, और ये क्या है? v1 बाई v2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट 2, वेलोसिटी ऑफ लाइट 2, वेलोसिटी ऑफ 1। कैसे याद रखना? 2 2 1 1, बात खत्म हो गई, है ना? तो इसे कहा गया बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहीं पर मैं ना 2 बातें कह देता हूं, तब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में चलेंगे। बच्चों हमेशा याद में रखना क्या, कि अगर मैं सपोज ग्लास टू ईयर मेजर करना है आपको, कौन से कहां से कहां तक? ग्लास मीडियम से लेकर ईयर मीडियम को डिफाइन करना है, तो आप कैसे लिखोगे इसको? ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू ईयर। अगर आपको ईयर टू ग्लास लिखना है तो क्या लिखोगे आप? हाँ, ईयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, राइट? अगर आपको वाटर टू ग्लास लिखना है तो वाटर टू ग्लास, तो क्या लिखोगे आप? वाटर μg, है ना? और वाटर टू ईयर लिखना है तो क्या लिखोगे आप? कम ऑन, हाँ, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर। और ईयर टू वाटर क्या लिखना है? ईयर टू वाटर क्या लिखोगे? ईयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ईयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ईयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और क्या लिखोगे आप? और क्या लिखना चाहते हो आप मुझे बताइए। आप इतना सिंपल अगर मैं लॉजिकली कहकर बता रहा हूं आपको तो समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों इसको और एक तरीके से भी लिखा जाता है, दैट इज μ21 या 2μ1 को ऐसे लिखा जाता है बच्चों, क्या? μ2 डिवाइडेड बाय μ1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1। ये μ2 जो होता है ना, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब एयर के साथ कंपेयर करे वाला, ये एयर के साथ कंपेयर करे वाला। मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। या μ12 या बच्चों 1μ2 कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा बच्चों μ1 बाय μ2 लिखा जाएगा, μ1 बाय μ2 लिखा जाएगा। यार ये समझ लीजिएगा आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों,
है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा एक फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 दिया गया है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 दिया गया है और आपको पूछा गया है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/1, तो बच्चों सिंपल इसको ऐसे कीजिएगा 2μ1, दैट्स इट, राइट, दैट इज μ1, 2μ1। क्या ये क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, अगर ये दिया है आपको ये निकालना है, इसको यहां पर रखिएगा, इसको इधर लीजिएगा, ये नीचे चला जाएगा, बात खत्म हो गई। बात खत्म है। मैं एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा, लेकिन बस ये आपको याद में रहना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर। मैं इसको रख देता हूं थोड़ी देर के लिए ताकि आपको ना और ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है रे सर, है आप जरा बताइएगा हमें, है ना। बताऊंगा बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा, बस आप ना याद में रखिएगा कंसेप्ट क्या चल रहा है यहां पर, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर बच्चों मीडियम 1 जहां से लाइट आ रही है अगर वो एयर मीडियम होगा तो इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और एयर में जो लाइट होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो बच्चों इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा लिखा जाता है, क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। गिवन मतलब बाकी दूसरा एयर को छोड़कर, गिवन मीडियम, ये हो गया बच्चों। तो म्यू इज इक्वल टू, ये सी है और ये बच्चों क्या होगा, वी होगा। यस, ये बना आपका, ये आपका बना फॉर्मूला, इसे कहा जाता है बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब कभी भी अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखोगे बच्चों कि इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन व्हाट, गिवन मीडियम, दैट इज व्हाट इट इज टू बी कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, समझना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हाँ, अब ये जो मैं कह रहा था, ये μ21 और 2μ1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंड कर। एयर से ग्लास जा रही है, लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास जा रही है, ठीक है। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, एयर टू ग्लास, और आपको पूछा गया है कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बच्चों फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, और वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में दी हुई है 3 × 10⁸, और ग्लास की वेलोसिटी ऑफ लाइट दी गई है 2 × 10⁸। इसको कैसे निकालोगे आप, म्यू इज इक्वल टू c/v, सी कितना है 3 × 10⁸, 2 × 10⁸ कैंसल, तो म्यू इज इक्वल टू c/3/2 c/2 नहीं 3/2 यानी कि 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ईयर कितना बना बच्चों, 3/2 बना। कितना बना, 3/2 बना। यार ये क्लियर है क्या, मुझे इतना बताओ, है ना। क्या ये क्लियर है, यस और नो? यस। तो वही बच्चों, अगर मानो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर आपको दिया गया है 4/3, और एक एग्जांपल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया आपको 3/2, तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैसे निकालोगे यार आप, कैसे निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हाँ विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, डिवाइडेड बाय, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालोगे, तो g म्यू ए इज इक्वल टू, ये कितना है बच्चों 3/2 है, और ये कितना है 4/3 है। अगर आप निकालोगे ये 3/2 इंटू कितना बना ये, हाँ 3/4 बना, तो ये कितना बना 9/8। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर, सॉरी ये वाटर के साथ है, ठीक है, ठीक है, वाटर के साथ है 9/8। सवाल बन गया बच्चों क्या है, सवाल बन गया। और एक एग्जांपल, मानो कि आपको दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या कहूंगा मैं, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर यही मैं ले लूं, विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8, तो उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या कहा मैंने, जी
म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इंटू जी। तो इसको कैसे लिखेंगे, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले लो, जी म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना है बच्चों ये 9/8 है, तो ये 9/8 बना, तो विच इज इक्वल्स टू 8/9। यस और नो, यस। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई यूनिट होगा, कैसे होगा, नो यूनिट, क्यों, v1/v2। क्या इसका यूनिट हो सकता है, क्योंकि रेशियो तो सेम क्वांटिटी का बना, तो सर इसका यूनिट कैसे बन सकता है, सिंपल सा सवाल है बच्चों। क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्लियर है, हाँ या ना बोलो, यस। और एक एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, तो आपका जो सवाल है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से और एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, इस तरह से एग्जाम्पल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। बस आप इसको किस तरह से लेते हो 100% ये इसके ऊपर तय करेगा कि इसको किस तरह से आप लेते हो या लेना चाहिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे देते हैं, मानो कि बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया गया है 30 डिग्री। मतलब कि ये लाइट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 45 है और लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हुई कितना है 30 डिग्री है, मतलब ये रेयरर है, ये डेंसर है, और पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, साइन आई बाय साइन आर होगा, दैट इज साइन आई कितना है साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन कितना है बच्चों 30 है। क्या आप ये कर सकते हो, सर हम बिल्कुल, ये बहुत ही आसान है सर, है ना। तो साइन 45 कितना होता है बच्चों, साइन 30, साइन 45 कितना होता है 0 30 45, साइन 45 होता है बच्चों 1√2 और साइन 30 होता है बच्चों 1/2। क्या ये क्लियर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब म्यू कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय √2, रेशनलाइज करेंगे तो √2 बना। क्या ये क्लियर है, मतलब जो भी मीडियम होगा उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा बच्चों √2 होगा। अगर आप यहां पर कह रहे हो कि सर ये 45 30 निकालेंगे कैसे, बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन 0 साइन 30 साइन 45 जो एंगल से डाला है। अब मुझे बताओ बच्चों ये कैसे समझ में आया कि लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है। मैंने क्या कहा था कि अगर डेंसर मीडियम का अगर एंगल कम है किससे, इंसिडेंस से, तो ये कौन सा हुआ रेयरर हुआ, ये कौन सा हुआ डेंस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, आपको एंगल दिए जाते हैं और आपको पूछेगा कि लाइट कहां से कहां जा रही है बताओ, तो उस समय आपको ये कहने या समझने की बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर, वेरी गुड। नाउ चलते हम दूसरे पड़ाव की ओर, दैट इज कॉल्ड एट द लेंसेस। हाँ बच्चों, लेंसेस का क्या कंसेप्ट है, लेंसेस, ओके लेंस। बच्चों दो प्रकार के लेंस आते हैं, एक प्रकार हुआ इसका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा जो प्रकार है ना बच्चों दैट इज कॉल्ड एज द कॉनकेव लेंस। लेंस कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। ये कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा आपको। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना बच्चों ये ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, और कॉनकेव जो होता है ना ये ऐसे दिखाई देता है। क्या ये क्लियर है, ठीक है। और इसका जो सेंटर होता है इसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, इसे भी ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। अगर आप देखोगे इसके जो एंड पार्ट्स है वो कैसे बच्चों, थिन है, बहुत ही पतले हैं, और ये क्या होता है, थिक होता है। ये थिक है बच्चों, आउटर पार्ट इसके एंड पार्ट्स थिक है, और जो बीच वाला क्या है, थिन है, अरे वो पतलुआ हुआ है, पतलुआ हुआ है, ये जाड़ा है बच्चों, है ना। और इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है वो कहां पर है, कर्व्ड आउटवर्ड है, कर्व्ड आउटवर्ड है बच्चों। और इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कैसे है, कर्व्ड इनवर्ड है। अरे कहां है, कर्व्ड इनवर्ड है। तो बच्चों हाँ, तो इसे बायो कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है और इसको डबल कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि कॉन्वेक्स लेंसेस क्या है या कॉनकेव लेंसेस क्या है। अब इसके जो इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स है ना बच्चों वो हमें देखने पड़ेंगे, लेकिन इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्या हमें वो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी जानना बहुत जरूरी है, बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि इसके प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ये सभी जानना हमें क्या है, बहुत ही जरूरी है। मानो कि मैंने क्या करा कि दो स्पेयर लिए बच्चों ऐसे, एक स्पेयर है ना, और दूसरा एक स्पेयर है, उसको ऐसे जोड़ा गया बच्चों, ये ऐसे, ठीक है। और हमने क्या करा कि इतने पार्ट को ऐसे कट करा बच्चों, तो हमें कौन सा लेंस मिला, हाँ क्या हमें कॉन्वेक्स लेंस मिला, यस सर। मैं यहां पर कॉनकेव लेंस भी लिख देता हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है बच्चों, यस करेक्ट बच्चों। लेकिन यहां पर तो दो स्पेयर है, तो इसका मतलब क्या दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे, बिल्कुल होंगे बच्चों।
इस सरफेस की वजह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ बच्चों, है ना। और ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहा गया? प्रिंसिपल एक्सिस कहा गया। क्या कहा गया राजा? प्रिंसिपल एक्सिस। और इन दोनों का जो सेंटर होगा उसे कहा गया ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में क्या था? पोल था, यहां पर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब कि इस ऑप्टिकल सेंटर से ये आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बना, ये आपका दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर बना, मतलब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या इसको दो फोकस भी हो सकते हैं? यस बच्चों, इसको प्रिंसिपल फोकस F1 और प्रिंसिपल फोकस F2 कहा गया। प्रिंसिपल फोकस F1 और प्रिंसिपल फोकस क्या? F2 कहा गया। क्या ये क्लियर है? यस सर। तो अब कॉन्केव लेंस कैसे बनता है सर जी? हाँ, तो कॉन्केव लेंस बच्चों ये ये है ना, ये स्पेयर 1, ये स्पेयर 2, ये स्पेयर 1, ये स्पेयर 2। ओके, अब क्या होगा? ये ये ऐसे इसको ऐसे जोड़ा ऐसे, है ना। अब ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बना बच्चों और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बना बच्चों, और इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को कहा गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर बना, ये इसका डायमीटर बना, टुक 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 टुक, ठीक है। ये इसका F1 होगा प्रिंसिपल फोकस, ये इसका F2 होगा, और यहां पर जो भी लाइट मेजर करने वाले हो, जो भी डिस्टेंस मेजर करने वाले हो, ये होगा R1, हाँ, और ये क्या होगा बच्चों? R2 होगा। इसका मतलब है कि चाहे आप कॉन्केव लेंस ले लो, चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस ले लो, क्या इनको दो फोकस है? क्या इनको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है? क्या इनको दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है? यस, अरे हाँ, अरे हाँ, इनको दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकस पॉइंट होते हैं बच्चों। अब इसमें प्राइम मतलब कौन से कहां से लाइट डालोगे इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लाइट यहां से डालोगे, इस मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बच्चों, तो ये फोकस बनेगा, है ना, क्योंकि लाइट जहां से मीट करती है वही तो फोकल लेंथ होगी ना, या फोकस पॉइंट होगा। और जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस फोकल लेंथ हुआ, है ना। अगर आपने लाइट इधर से इधर डाली बच्चों तो ये फोकस से जाएगी, अगर आपने इधर से लेफ्ट टू राइट डाली तो इस फोकस से जाएगी, तो आपकी ये फोकल लेंथ बनी। क्लियर? इसी केस में अगर लाइट आप यहां से जा रहे हो तो ये फोकल लेंथ बना बच्चों, अगर आप लाइट यहां से जा रहे हो तो ये फोकल लेंथ बना बच्चों। ये आपको रियल देगा बच्चों इमेज कॉन्वेक्स, और ये आपको वर्चुअल इमेज देगा बच्चों। अभी वर्चुअल और रियल क्या है सर ये बताओ, अगर आप कह रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती करोगे फिर, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार अच्छी तरह से डायग्राम्स निकाल कर दिखा देता हूं, शायद ये कंसेप्ट तो आपका ना बहुत ही क्लियर, एकदम से क्लियर हो चुका होगा। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, ये आपकी क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस F1 है, इसे लिखा जाता है बच्चों 2F1 सेंटर को, और ये F2 है, ये क्या है बच्चों? 2F2 है। सिमिलरली इसको भी अगर आप लिखोगे तो ये ऐसे, ये ऑप्टिकल सेंटर, हाँ राजा, ये F1, ये 2F1, ये क्या होगा? F2, ये क्या होगा? 2F2, ये क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है? कॉन्वेक्स है, और ये क्या है राजा? कॉन्केव है। क्या ये समझ में आया? क्लियर से, एकदम क्लियर से समझ में आया लेंसेज के बारे में? यस और नो? यस सर। तो यही तो करना है बच्चों, हमें यही तो करना है, यही तो सितम ढाना है ना। मेहनत ऐसी करो कि यार कुदरत को भी लगे कि नहीं, इस बंदे के हाथ में मुझे अब क्या देना है? सक्सेस देना है, बात खत्म हो। इतनी मेहनत करो बच्चों, इतनी मेहनत करो। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट है बच्चों कि कॉन्वेक्स कैसे बनता है और कॉन्केव कैसे बनता है। क्या ये क्लियर है? ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप कंफ्यूज मत हो, देखो यार, लाइट अगर लेफ्ट टू राइट डाल रहे हो, ये लेफ्ट टू राइट, तो इसका फोकस ये बनेगा, लाइट ऐसे ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ बनी कॉन्वेक्स के लिए, मैं ये कह रहा हूं, है ना। लाइट अगर आपने यहां पर करा तो ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है लाइट को, तो ये ऐसे चला जाता है, ये तो इसके लिए ये फोकल लेंथ बनी, ये नहीं बनेगी। हाँ, अगर आप यहां से इधर से लाइट डाल रहे हो, मतलब यहां से लाइट डाल रहे हो और यहां से जा रहा है, तो ये आपका फिर फोकस बनाइए। आ रहा है समझ में? हाँ, सिमिलरली कॉन्वेक्स के साथ भी ऐसे ही होता गया है। क्या ये क्लियर है? तो इसलिए बच्चों इस कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या?
कन्वर्जिंग लेंस, और इसको कहा गया डाइवर्जिंग लेंस। ओ हो, क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। अब यार बताओ मुझे कि लेंस कौन से लॉज के ऊपर वर्क करते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों आप बहुत ही सही सोच रहे हो। अरे यही तो सोचना है, यही तो सोचना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा, यही तो है। ठीक है, तो अब लेते हैं क्या कि रूल्स क्या है सर जी? रूल्स क्या है सर जी? रूल्स क्या है सर जी? क्या है सर जी रूल्स? कौन से रूल्स? अरे कितने आदमी थे रे सरदार? एक भी नहीं था। चलो, रूल्स टू ट्रेस रे डायग्राम्स। किसके लिए बच्चों? लेंसेज के लिए ना। पहला रूल मैं यहां पर कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं बच्चों, बस मैं फोकस दिखाऊंगा F1 और F2। जैसे आप लाइट पैरेलल डालोगे क्या होगी? फोकस से चली जाएगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स ले लो ना सर जी आप, तो क्या होगा? ये फोकस, ये क्या है बच्चों? F2 है। अरे बाबा, ये क्या है? F2 है। लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल डाइवर्ज चिल्ड्रन, और ऐसा लगेगा कि ये किसके थ्रू जा रहा है? ये जा रहा, अरे ये ऐसे लाइक। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ये फर्स्ट रूल है बच्चों। सेकंड रूल क्या कहता है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर F1, F2। अब लाइट अगर आप फोकस से डालोगे क्या होगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे उल्टा है रे बाबा पूरा। लेकिन इस केस में क्या होगा सर जी? जरा हमें गौर से बताइएगा, है ना। ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, जो चीजें होगी, है ना। हमने क्या करा? लाइट डायरेक्ट करा बच्चों, किसमें? फोकस की ओर। ये क्या होगा? डाइवर्ज होगी, जुब, और लगेगा कि कहां जा रही है? कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। क्या क्लियर है? अपीयर हो रहा है, लग रहा है कि ये फोकस के थ्रू जाएगी। कहां जाएगी? फोकस के थ्रू जाएगी। क्या ये क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, अब जो थर्ड डायग्राम है, थर्ड रूल कॉन्वेक्स का, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू चली बच्चों। जब ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाती है ना बच्चों, नो डेविएशन ऑफ लाइट। क्या वहां पर कोई डेविएशन मिल रहा है? नहीं। इस केस में भी वैसे ही होगा राजा। ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर है। अब लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है बच्चों, अनडेविएटेड फॉलो करेगी लाइट। ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना बोलो। अरे ये बहुत ही सिंपल है, कितना आसान है। क्या आप कर पाओगे बच्चों ये? क्या आपको ये समझ में आ रहा है अच्छी तरह से कि नहीं आ रहा है? इतना बताइए। यस और नो चिल्ड्रन? यस, ग्रेट। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है बच्चों। आपका पेन निकालिए, नोटबुक निकालिए। सभी जो भी इस वीडियो में हम पढ़ रहे बच्चों, अगर आपको लगता है कि एक भी सवाल आपका खाली ना जाए लाइट टॉपिक के ऊपर से, सभी के सभी जो भी इस वीडियो में मैं लिख कर दे रहा हूं ना बच्चों इस बोर्ड के ऊपर, बस आप एज इट इज लिख लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, एक बार दो बार वीडियो को चलाइएगा, देख लीजिएगा आपका लाइट क्लियर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों मैं बात करता हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, बात करेंगे। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? इन्फिनिटी है। कहां पर इमेज फॉर्म करती है देख लेते हैं। फर्स्ट केस में ये है बच्चों लेंस, आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, ये आपका क्या है? F1 है, ये आपका 2F1 है, ये आपका F2 है, और ये आपका 2F2 है। ठीक है, लाइट रखी बच्चों कहां पर? इन्फिनिटी। लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस रूल। और दूसरी लाइट कहां से ट्रैवल होगी? नहीं ना, ये फोकस आ रही है, जा रही है, आ ले रही है, जा ले रही है। क्या जा आ ले रही है, जा ले क्या ये क्लियर है ना? अब इमेज फर्स्ट,
क्या ये रेज एक्चुअली इमिट हो रहे हैं? बिल्कुल। क्या इमेज रियल है? रियल है बच्चों। क्या ये इन्वर्टेड होगी? जब ये इमेज रियल होती है तो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। क्या इसकी साइज क्या होगी बच्चों? हाईली डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड। यस सर, ये क्लियर है, हाईली डिमिनिश्ड है। रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है। और तीसरा जो उसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं, पहला रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, और तीसरी क्या होगी बच्चों बताया आपका? क्या होगा? इमेज कहां पर जाकर फॉर्म होगी? एट F2, एट F2 पर जाकर फॉर्म होगी। क्या ये क्लियर है? यस सर। तो ये पहला केस हुआ बच्चों, समझ लीजिएगा आप इसको, इग्नोर मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी कीजिएगा लेकिन इग्नोर मत कीजिएगा, इतना मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। सेकंड डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट हमने रखा अब कहां पर पता है कि बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2 रखा, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है बाबू, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, हाँ 2F1 बच्चों। और ऑब्जेक्ट अब हमने यहां पर रखा, क्या है ऑब्जेक्ट का नाम? ये भी है ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 है, मैं नीचे ही डाल लिख देता हूं ना, ये F2 है राजा, ये क्या है? 2F2 है। एक रे क्या होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर थ्रू द फोकस F2। अब दूसरी जो रहे ना, आपको दो रूल यूज करने हैं बच्चों, या तो आप फोकस से डाल सकते हो या तो आप ऑप्टिकल सेंटर से डाल सकते हो। तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से डाल रहा हूं। ये देखिए, ये कहां बनी रही इमेज? यस, ये क्या है? बी डैश है, ये डैश है। क्या कैरेक्टराइजेशन होगी बच्चों? पहली रियल है क्योंकि एक्चुअल मिट हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, यस सर, है ना। क्या ये डिमिनिश्ड है? यस सर, छोटी है ऑब्जेक्ट से, यस सर। थर्ड, क्या है बच्चों मुझे बताओ, कहां पर फॉर्म हुई? बिटवीन F2 एंड 2F2। हाँ, अब मिल रहा है, क्लियर है? यस, समझ आ रहा है? यस। क्या ये कर पाओगे? यस। क्या ये कर पाओगे? नहीं। अरे बाबा, अब एट 2F2 कैरेक्टरिस्टिक समझो बच्चों आप, है ना। न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर आप इसको याद रखोगे तो, ठीक है। तो फिर से कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1, हाँ 2F1, हाँ F2, हाँ 2F2। क्या ये क्लियर है? ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा 2F2 पर, ये भी लाइट ज़ूम क्या होगा? ज़ुप। हाँ, अब एक कहां पर? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ज़ुप। कहां पर फॉर्म हुई? लेट अस सपोज ये 2F2 है। आप कहोगे कि सर नहीं, आप तो ये कर रहे हो। बच्चों डायग्रामेटिकल एरर है, कुछ हो जाता है, समझ लीजिएगा आप, है ना। तो ये F2 है, ये 2F2 है। तो कहां पर फॉर्म हुई बच्चों इमेज जाकर? यस। तो पहली, क्या एक्चुअल मीट हो रहे हैं? क्या ये रियल होगी? इन्वर्टेड होगी, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, बी डैश है, ये डैश है। सेकंड क्या है बच्चों? सेम साइज होगी। कौन सी जगह पर अगर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो? 2F1, सॉरी ये 2F1 पर कहां पर जाकर फॉर्म हो रही है? सेम साइज। इमेज कैसी होगी? सेम साइज। कहां पर जाकर फॉर्म होगी बच्चों? 2F2। क्या ये क्लियर है? ओहो ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रे ट्रेसिंग डायग्राम। अब तीसरी, हमने तो तीन देखी ना, चौथी क्या होगी देख लीजिएगा। फोर्थ वन कहां पर है? बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। यस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? 2F1। ये क्या है? F2। ये क्या है? 2F2। कहां पर रखा? बीच में रखा, जीम जीम। ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस है, समझ में आ रहा है? ये प्रिंसिपल एक्सिस लंबी, और ये जाकर ये ऐसे मिली। ओहो, क्या है बच्चों? ये बी डैश, ए डैश। क्या इससे बड़ी है? यस, है ना। तो मैं यहां पर कहूं फर्स्ट क्या है बच्चों? क्या ये रियल है? इन्वर्टेड है? यस सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। क्या है बच्चों? एनलार्ज्ड है? यस सर, बिल्कुल है बच्चों। थर्ड क्या है बच्चों? कहां पर फॉर्म हो रही है? बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2 फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो क्या ये क्लियर है आपको? क्या ये तीन केसेस क्लियर है या चार केसेस क्लियर है? बिल्कुल है बच्चों, है ना। हमने अब तक कितने केसेस देखे? चार केसेस देखे, है ना। तो चलो फिफ्थ केस देख लेते हैं। फिफ्थ केस क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन, सॉरी कहां पर होगा ऑब्जेक्ट? आप एट F1 होगा, ठीक है। चलो ये कॉन्वेक्स लेंस है राजा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, हाँ 2F1, और ये F2,
और ये 2f2। ऑब्जेक्ट रखा f1 पर, लाइट चली पैरेलल, एक लाइट चली बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरी लाइट कहाँ जाएगी? पैरेलल, दैट इज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ जाकर मीट होगी? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब दो रेज पैरेलल चलती है तो कहते हैं कि वो जाकर कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी तक मिलेगी। जुक 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 जुक। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर जाकर मिल रहे बच्चों। क्या ये क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ए बी होगा। तो हाँ, क्या ये मीट हो रहे? यस, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये इमेज बहुत ही एनलार्ज होगी? यस, हाईली एनलार्ज होगी बच्चों, बहुत ही बड़ी होगी। ठीक है, और ये थर्ड कहां पर जाकर फॉर्म होगी? एट इन्फिनिटी। कहां पर जाकर फॉर्म हो रही है? एट इन्फिनिटी। तो क्या ये केस क्लियर है? फिफ्थ वन भी? यस सर, हमको ये भी केस बहुत ही क्लियर है। चलो हम सिक्स्थ केस की तरफ चलेंगे बच्चों। मिरर और लेंसेज में यही फर्क है। कॉन्केव मिरर में कितने थे केसेस? 6। इधर कॉन्वेक्स में मिरर है, बात खत्म होगी। ये स्पेशल केस होगी बच्चों। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जा रहा है? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना? तो चलो लगते हैं ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है बाबू? कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये F1 है। ये क्या है आपका? 2F1 है। ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है। ठीक है ना? हमें तो पता है यार, कहीं ना कहीं तो इमेज को जाकर फॉर्म होना ही है। क्या ये सवाल क्लियर है? हाँ सर जी। ऑब्जेक्ट रखा बच्चों, ऑब्जेक्ट का नाम है ये भी, ट्रैवल हुआ पैरेलल, इसके बाद रिफ्रैक्ट होगा, F2 से चला जाएगा, है ना? और ये फिर से कहाँ चला जाएगा? ये बच्चों इधर चला जाएगा ऐसे। अरे समझो थोड़ा, ये ऐसे इधर चला जाएगा, है ना? ये ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे चला जा रहा है। चला जाता हूँ किसी के धुन में। ये क्या हो रहा है? ऐसे डाइवर्ज होते जा रहे हैं ना, ये ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, जुक 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 लाइक दैट। तो बच्चों अब ये तो रेज मीट होगी क्या, है ना? रेज आर डाइवर्जिंग, रेज आर डाइवर्जिंग। अब डाइवर्ज होने वाली रेज तो कहीं नहीं मीट होगी, तो इसका मतलब क्या ये केस इमेज फॉर्म नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा बच्चों। कहाँ? ये इमेज पीछे जाकर प्रोड्यूस करेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये ऐसे चली जाएगी रे, हमें ऐसे ड्रा करना पड़ेगा, जुक 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 जुक, कहीं ना कहीं तो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर क्या हुई? आपकी इमेज फॉर्म हुई। क्या? ए बी डैश। ये होगा ए, ये होगा बी। अरे थोड़ा इसको अगर आप अच्छी तरह से करोगे ना तो बिल्कुल आ जाएगा बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा। ये ऐसे, ठीक है ना? ये ऐसे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और निकाल लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा ना। नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सर ये तो मीट नहीं हो रही है, तो कैसे निकाला आपने? क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो क्या ये रियल इमेज एक्चुअली जाकर मीट हो रहे ना? तो यहां पर क्या होगी बच्चों? वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। हाँ, और एनलार्ज्ड होगी, एनलार्ज होगी। और थर्ड केस कहाँ? कितना? किधर? सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये ऐसे डाइवर्ज हो रही है, खच 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 ऐसे, खच 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 लाइक दैट, है ना? तो ये इमेज बड़ी हो गई। या पता है आपको, ये ऐसे डिंग 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 ऐसे देखता है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस की केस है बच्चों। बाकी के केसेस के यूजेस भी अलग अलग है। क्या ये क्लियर है कॉन्वेक्स लेंस के लिए? यस सर। चलो अब देखते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। इसमें 6 केसेस है बच्चों, उसमें 2 केसेस है, सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहां पर थोड़ी आपको ना मेहनत तो बिल्कुल करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल करनी होगी। ठीक है, अब कौन सा लेंस लेकर आ रहे हो सर? हम लेकर आ रहे हैं बच्चों, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्केव लेंस को। कौन से लेंस को? कॉन्केव लेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है? चलो, कॉन्केव लेंस का फर्स्ट कहां पर रखोगे आप? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखोगे, है ना? मैं 2 केसेस है यहीं पर तुरंत डाल दे देता हूं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका बच्चों फोकस है, ये आपका 2F1 है, ये F2 होगा, ये 2F2 होगा, है ना? लाइट कहां से आ रही है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, क्या होगा? डाइवर्ज होगी ऐसे, और ये पीछे जाएगी ऐसे। ये जी क्या होगी? डाइवर्ज होगी ऐसे, ये पीछे आएगी। क्या ये एक्चुअल हो रहे हैं? ये दोनों मीट एक्चुअल ना? तो इमेज के क्या है? रियल है? नो, वर्चुअल है राजा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और दूसरा केस क्या है इसका? दूसरा वाला, क्या ये इमेज
हाईली डिमिनिश्ड, यस हाईली डिमिनिश्ड होगी। और तीसरा कहां पर बच्चों, एट F1 पर जाकर फॉर्म होती है, एट F1 पर जाकर फॉर्म होगी। हमें क्लियर है क्या? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चों दूसरी इमेज डाल देता हूं मैं यहां पर, ड्रॉ कर देता हूं। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा? बिटवीन इंफिनिटी और या बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये क्लियर है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? ये हमने लेंस निकाला, ठीक है, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस डाला, ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है, ये हमारा F2 है, ये हमारा 2F2। अब लाइट कहां पर है? मानो कि ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रखा बच्चों, AB1 जी, क्या होगा? जुप, पैरेलल गई, फोकस है, समझो ना यार, ये है। ठीक है, अब एक रे कहां पर होगी? सॉरी, अरे ओ नहीं, ये क्या होगी? डाइवर्ज होगी ऐसे जिप कर। हमको लगा कॉन्वेक्स है। और एक ले, ये ऐसे पीछे आएगी, पीछे देखो, पीछे ऐसे, और एक ऐसे जिप, अरे ओ, हाँ ये जिप लाइक दैट। तो कहां पर फॉर्म हुई बच्चों ये इमेज? ये फॉर्म हुई यहां पर। ठीक है, ये डैश और ये बी डैश, छोटी सी नन्ही सी दिख रही है ना, तो ये क्या है? रियल है? नहीं, वर्चुअल है सर। एक्चुअल मीट हो रहे क्या दोनों रेज? नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट है बच्चों। साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, और थर्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर फॉर्म होगी। बच्चों ये केसेस आपको मालूम होना ना बहुत जरूरी था। ठीक है, बहुत जरूरी था। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, एग्जाम्पल भी कर लेते हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले कुछ बातें भी आपसे करना बहुत जरूरी होगा। अब वो क्या बातें हैं देख लेते हैं बच्चों। जब भी कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं, तो क्या हो रहा है देखिए, किस केस में? कॉन्वेक्स के बारे में क्या हो रहा है राजा, देख लीजिएगा, है ना। आपने ऑब्जेक्ट रखा बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, ठीक है, ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट रखा कहां पर? फर्स्ट इंफिनिटी पर है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट कहां पर? इंफिनिटी है। इमेज यहां पर फॉर्म होगी, समझिएगा। फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस, इमेज। ठीक है, दूसरा आपने बच्चों ये F2 है, सॉरी ये F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, ये 2F1 है। आपने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रखा बच्चों, ये सेकंड केस। कहां फॉर्म होगा? यहां पर फॉर्म होगा। क्या ये छोटी होगी? बिल्कुल होगी। थर्ड, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड सेम साइज होगी बच्चों, सॉरी हाँ थर्ड ही है ना, ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड है। बाद में आपने यहां पर रखा, फोर्थ केस, कहां फॉर्म हुई बच्चों? 2F2 पर फॉर्म हुई। फोर्थ आपने रखा F1 पर, कहां जाकर फॉर्म हुई बच्चों? इन्फिनिटी पर। फिफ्थ कहां होगी जाकर फॉर्म? इन्फिनिटी, बहुत ही बड़ी होगी। और जब आपने यहां पर फॉर्म की तो यहां पर फॉर्म हो रही बच्चों, ये आपका फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ है, ये इमेज सिक्स्थ की है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स की तरफ ला रहे हो वैसे वैसे इमेज बढ़ती चली जा रही है। इमेज क्या हो रही है बच्चों? बढ़ती चली जा रही है। चला जाता हूं फर्स्ट ना मिरर फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन बच्चों दोनों के लिए सेम होगा। साइन कन्वेंशन क्या होगा? सेम होगा। मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या f इज इक्वल टू v इंटू यू इंटू v माइनस यू। दिस इज अ लेंस फॉर्मूला। उसी के साथ मैग्निफिकेशन भी है। अब आप कहिएगा मत कि सर ये मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है, डिनोटेड बाय m। मत पूछिएगा मुझे कि सर मैग्निफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन चिल्ड्रन? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर नो? यस। तो ये क्या हुआ बच्चों? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h विच ऑल्सो रिटन एज v अपॉन u। क्या आपको दिख रहा है? मिरर में प्लस था, यहाँ माइनस था। अब लेंस में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। सब उल्टा है रे, सब उल्टा है रे, है ना। साइन कन्वेंशन चाहे कौन सा भी लेंस रहने दो बच्चों सेम होगा। अब पॉजिटिव, हाँ अगर लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है तो, है ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर ये है, ठीक है, हाँ तो ये माइनस,
यहां से इधर मेजर करा पॉजिटिव, यहां से इधर मेजर करा नेगेटिव। क्लियर है, एकदम से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अरे हो। अब अगर मैं यहां पर बच्चों कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन ऑफ लाइट सेम है, तो एफ यू थर्ड वी, एफ यू वी, क्या ये समझ में आ रहा है? एफ क्या होगा कॉन्केव के लिए बच्चों? नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा। यू क्या होगा बच्चों? हमेशा दोनों के लिए नेगेटिव रहेगा, और वी इसमें तो नेगेटिव ही रहेगा। और इसका जो वी होगा फॉर फर्स्ट 5 केसेस, फॉर फर्स्ट 5 केसेस क्या होगा राजा? ये होगा पॉजिटिव, एंड फॉर लास्ट केस क्या होगा? नेगेटिव होगा। इतना जिसको समझ में आएगा उतना सबके लिए बच्चों क्या होता? आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मैग्निफिकेशन इसके लिए बच्चों क्या होता है? किसके लिए? कॉन्केव के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो मैग्निफिकेशन बच्चों प्लस होता है, कॉन्वेक्स के लिए मैग्निफिकेशन माइनस होता है। जब मैग्निफिकेशन यहाँ पर माइनस होगा वो रियल होगा, और यहाँ पर प्लस होगा तो वो वर्चुअल होगा। क्लियर है? बिल्कुल एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, टकाटक समझ में आ रहा है, फटाफट समझ में आ रहा है। और क्या बोलोगे सर? कोई राइमिंग वर्ड्स है आपके पास? खत्म हो गया रे। ठीक है, यहीं पर चलते चलते 2 हाथ ले लेते हम अपना पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बच्चों, पावर ऑफ लेंस जो होता है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, समझ लीजिएगा आप। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है ना बच्चों, एसआई यूनिट होता है डायोप्टर, डायोप्टर डिनोटेड बाय डी, और ये 1 डायोप्टर होता है मीटर इनवर्स। मतलब अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये होता है 10 to the power of -2 मीटर। 1 डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होती है? 1 मीटर इनवर्स इज कॉल्ड एज द 1 डायोप्टर। अगर मानो बच्चों आपने बहुत सारे लेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए इसे, है ना, और पूछ रहा है कि भाई सब इसका पावर निकालो, तो क्या होगा? इसका P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा। तो P इज इक्वल टू what? P1 प्लस P2 प्लस P3। सो P इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है बच्चों। ठीक है, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस का पावर अगर आप पूछेंगे तो हमेशा क्या होता है बच्चों पता है? पॉजिटिव होता है। और कॉन्केव लेंस का अगर आप पावर ऑफ लेंस पूछेंगे बच्चों तो क्या होता है पता है आपका? नेगेटिव होता है। बताओ सर ये कैसे? बच्चों इतना ही याद में रखिएगा, अगर लाइट का डायरेक्शन ये है, ये फोकल है, तो ये डिस्टेंस मेजर करा पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव हुआ, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है। अगर हम कॉन्वेक्स ले रहे हैं तो फोकल लेंथ इधर होगा तो ये नेगेटिव बना, तो कॉन्केव में पावर जो है नेगेटिव होगा। डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर हमें क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है। तो डॉक्टर बोलेगा आपको पॉजिटिव चश्मा लगा है। पॉजिटिव चश्मा लगा है मतलब कौन सा रेफर कर रहे हो? कॉन्वेक्स लेंस। अगर वो नेगेटिव बोल रहे तो कौन से रेफर कर रहे हो? कॉन्केव लेंस। क्लियर है? एकदम से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्या ये क्लियर है सब चीजें? हाँ सर। तो बच्चों अब चलते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। ठीक है बच्चों, ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, क्या है? अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। टॉल मतलब हाइट दी हुई है, सोल्यूशन ही सोल्यूशन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट? 5 सेंटीमीटर, नॉट बाय द इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये तो हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होती है ऑब्जेक्ट की। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, दैट इज u इज गिवन -30 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, दैट इज v निकालना है, नेचर एंड साइज निकालना है, मतलब h डैश भी निकालना है। चलो निकालते हैं 1 by 1। क्या है फॉर्मूला? 1/v - 1/u। निकालना है मुझे v, तो 1/v ये इधर आकर प्लस होगा राजा, ये 1/f प्लस 1/u। बच्चों सिंपल है, f कितना दिया हुआ है? f कितना दिया हुआ है? पॉजिटिव है, लेकिन कितना रे? पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स का, हाँ पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, f कितना है? 20 प्लस u कितना है? -30। तो 1/v इज इक्वल टू ये बना बच्चों 1/20 - 1/30 बना। तो क्या हुआ? 30 - 20 इंटू
1 बाई वी इज इक्वल टू क्या 3 डिवाइडेड बाय 60 है ना, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 60, तो ये 1/60 हुआ बच्चों। सो 1 बाई वी इज इक्वल टू कितना हुआ 1/60, मतलब v कितना हुआ 60 सेंटीमीटर हुआ। क्या ये क्लियर है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स लेंस आया समझ में? ठीक है। अब साइज ऑफ इमेज सेकंड, ये फर्स्ट h डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू है ना, तो h डैश इज इक्वल टू v इंटू एच बाय यू। v कितनी है बच्चों? v v v v v v v v हाँ 60 है, h 5 है, और u कितना है राजा राजा राजा, u कितना है? u कधर गया, u -30 है। ठीक है, ये 32 जा 60 और ये माइनस, तो h डैश कितना हुआ बच्चों -10 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है? यस। नेचर थर्ड, दैट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज इज -10। नेचर क्या होगा सर? रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि देखो v प्लस आया रियल हुआ, h डैश माइनस आया इन्वर्टेड, नीचे आ गए, तो रियल एंड इन्वर्टेड। मुश्किल है इस दुनिया में, कोई भी चीज मुश्किल नहीं बच्चों, हमेशा याद में रखिएगा आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सवाल, अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। चलो सॉल्यूशन बनाता है। कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ, कॉन्केव तो ये माइनस हुआ बच्चों, माइनस। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, तो हमें निकालना है u। इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म कर रहा है 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव है तो हमेशा इमेज माइनस ही होगी। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो हमें भी मैग्निफिकेशन भी निकालना है। पहले हम u निकालेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u निकालना है बच्चों, तो ये 1/u क्या होगा पता है कि ये प्लस है, ये माइनस जाएगा, ये माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/f माइनस 1/v होगा, इसकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, f की जगह पर लेकर u को रखिए, बात खत्म होगी। क्या एक सही लिखा मैंने कि नहीं लिखा? देखिएगा कि -1/u है, तो ये 1/f एज इट इज है, ये प्लस है, ये माइनस चला गया। ठीक है, तो ये माइनस का उधर लेकर गए, ये माइनस f बना, ये माइनस और ये माइनस प्लस बना, ये 1/v, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f है ना, बस रिप्लेस कर दीजिए बात को। तो चलो 1/u इज इक्वल टू 1/v, v कितना है -10 है, और f कितना है -15 है, ये 15 बना। ठीक है, -15 है। ओके, सो 1/u इज इक्वल टू -10, सॉरी -1/10, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 15 है ना बच्चों। तो इसका डिनोमिनेटर कॉमन कीजिएगा, -3/30 और +2/30। ओके, तो कितना आया -1/30 हुआ, तो u इज इक्वल टू हुआ बच्चों -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? -30 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए, तब जाकर ये इमेज कहाँ फॉर्म होगी? -10 पर फॉर्म होगी। अब जो दूसरा जो सवाल है दैट इज सेकंड वन, कि मैग्निफिकेशन निकालिएगा, v/u है राजा, तो v कितना है? -10 है, u कितना है? 30 है, ये 1/3 होगा। ओहो, तो मैग्निफिकेशन कितना बच्चों? 1/3, ये आपका क्या है? मैग्निफिकेशन है। ठीक है, ये आपका मैग्निफिकेशन है। तो इससे समझ में आया होगा कि सवाल कैसे पूछा जा रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या निकाले, है ना, उसका सॉल्यूशन। कि ड्रॉ लेवल डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। हमें डायग्राम निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस तो निकालना होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है, पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ है बच्चों +20 सेंटीमीटर है, और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर। पहले हमें v निकालना होगा, तब हमें पता चलेगा कि डायग्राम कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे करें? पॉसिबल है 1/f 1/v माइनस 1/u, हमें v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/v होगा, तो ये 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है? दैट इज 20, और ये माइनस
ये u होगा ना, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना है 30 है, u कितना है -30, तो ये -30 बना बच्चों। तो इसका आंसर कितना है, अभी जो बना है वही आएगा ना, 60 आएगा, 1/60 होगा। तो v कितना हुआ 60 सेंटीमीटर v हुआ कि नहीं हुआ 60 सेंटीमीटर, दैट इज 1/20 माइनस 1/30। अरे यार 30 - 20 डिवाइड बाई 600, हाँ 10 हुआ, 0 60। तो v मिला बच्चों हमें 60 सेंटीमीटर, क्या है प्लस है, प्लस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से उधर जाकर फॉर्म हुई। चलो अब निकालते, देखो फोकल है u है और v है, कितना है v 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्लस है। अब डायवर्ग निकालते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, हाँ ये f1 है, ये 2f1 है और ये f2 है और ये 2f2 है, ठीक है ना, ये क्या है 2f2 है। थोड़ा सा नज़दीक निकाल देता हूँ, ये f1 है, ये f2 है और ये 2f2 है। अब देखिएगा फोकस कितना है 20 है, फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है -30 सेंटीमीटर। अब -30 सेंटीमीटर मतलब कहाँ आ गया, देखो बच्चों ये कितना हुआ, क्योंकि f = r/2 होता है तो r = 2f होता है, 2 × 20 कितना बना 40 हुआ, तो ये 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो 30 है ना 40 और 20 के बीच में आ रही है, यहाँ पर है ना, तो ये जिग है ना, तो ये कहाँ से जाएगा f2 से होकर जाएगा और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर मीट हो रही है, ठीक है, ये है ना, देखो तो इमेज कहाँ, ये +60 सेंटीमीटर यहाँ पर जाकर फॉर्म हो रही है ना बच्चों। तो ये रे डायग्राम से बच्चों कुछ आपको शायद समझ में आ रहे होंगे सभी के सभी एग्जाम्पल। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही खास होगा। एक लास्ट वीडियो में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था ना बच्चों, वहाँ पर मैग्निफिकेशन का मैंने यूनिट सेंटीमीटर रखा था, तो कभी कभी हो जाता है, एक्चुअली मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट होता नहीं है, बस इतनी बात याद में रखिएगा। थैंक यू सो मच।